सो हेलो छात्रों, स्वागत करता हूं आपका आरकेएम क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास के अंदर हमने 12th ज्योग्राफी के हिंदी मीडियम में चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर दी, जिसका नाम था विश्व जनसंख्या, जहां पर मैंने आपको जनसंख्या वितरण के बारे में बताया। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे मिड टर्म में यानी फर्स्ट टर्म के एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा। ये लिख के ले लो, जो मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ ये मैं कह रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म में, मिड टर्म में, 12th बोर्ड में आएगा ही आएगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि पूरी दुनिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। कि सर 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की 90% जनसंख्या सिर्फ 10% क्षेत्र पर निवास करती है। वहीं मैंने आपको बताया कि दुनिया की 60%, 60% जनसंख्या केवल 10 देशों में रह रही है। अब ऐसा क्यों है भाई? क्या उन 10 देशों में कुछ ज्यादा फायदा है? क्या उन 10 देशों में कुछ ऐसा है कि लोग वहीं रहना पसंद करते हैं? क्या उस 10% या 10% भूभाग पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों को भा रही हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं? मैंने कहा यस, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से लोग उसी जगह पर ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और किसी जगह पर लोग नहीं रहते। तो उसको हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये हमारा एक क्वेश्चन है और याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका पेपर में आएगा ही आएगा, फर्स्ट टर्म में, मिड टर्म में तो आना तय ही तय क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहता है कि पूरी दुनिया में कहीं लोग बहुत ज्यादा रहते हैं तो कहीं लोग बहुत कम रहते हैं। तो आप मुझे बताइए वो कौन से रीजन है, वो कौन से फैक्टर्स है जो उसकी वजह से लोग कहीं ज्यादा और कोई कम रहते हैं। तो पूरी दुनिया में 3 फैक्टर्स होते हैं। जैसे पहला हमारे पास भौगोलिक कारक है, अगला आर्थिक कारक होता है और अगला सामाजिक धार्मिक कारक होता है। तो सबसे पहले कारक होते हैं भौगोलिक कारक। भौगोलिक को भौतिक कारक भी कहा जाता है। दुनिया में इंसान सबसे पहले जहां बसने की सोचता है तो सबसे पहले देखता है क्या उस जगह का एनवायरनमेंट मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है, क्या उस प्रकार के वातावरण में मैं रह सकता हूं या नहीं रह सकता हूं। तो सबसे पहले इंसान भौगोलिक कारक में देखता है जल की उपलब्धता। बचपन से हम एक चीजें पढ़ाते हैं, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। और रियल बात है भाई, इंसान पानी के बिना कहीं नहीं रह सकता। मैं आपको बोल दूं कि एक रेगिस्तान के अंदर मैं आपको शाहरुख खान के मन्नत बंगले जैसा डिट्टो, उससे भी सुंदर बंगला दे रहा हूँ, और भैया उसकी कीमत मैं मांग रहा हूँ आपसे मात्र 1 लाख रुपए। लेकिन एक शर्त है कि वहां दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है। तो सर, आप 1 लाख के आप 1 रुपया या 0 रुपया प्रीमियम भी दोगे ना, तब भी मैं नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि जब जिंदगी नहीं रहेगी तो किस काम का। तो आपको पता है कि हमारा जो जल है वो जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, इसके बिना हम जिंदगी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। अब कहता है क्यों सर? क्योंकि भाई पानी का उपयोग होता है। पानी का उपयोग पीने के लिए, नहाने के लिए, भोजन के लिए, बनाने के लिए, पशुओं के, फसलों को, उद्योगों और नौ संचालन के लिए किया जाता है। अब ये इतने सारे पानी की जो काम है, ये ऑब्वियस सी बात है सर वहीं होंगे जहां पर पानी अवेलेबल होगा। रेगिस्तान में तो ये सारे काम हो नहीं सकते। इसीलिए जहां आसानी से क्या उपलब्ध होता है, जल उपलब्ध होता है, लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं। जैसे नदी घाटी क्षेत्र, जितने भी नदी घाटी क्षेत्र होते हैं वहां हमेशा जनसंख्या आपको ज्यादा पाई जाएगी। हमारी सिविलाइजेशन आपको पता होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी, सिंधु नदी है, घाटी सभ्यता, तभी तो लोग वहां बसे। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। तो रीजन क्या है? पानी है। इसीलिए एग्जाम्पल है कि नदी घाटियां विश्व के सर्वाधिक सघन बसे हुए क्या होते हैं? क्षेत्र होते हैं। तो पहला कारक और मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर इंपॉर्टेंट है जल की उपलब्धता। अगला हमारे पास पॉइंट आता है और अगले का नाम है भू आकृति। तो भू आकृति मतलब, भू आकृति का मतलब होता है किसी भी धरातल का, एक तरीके से मैं कहता हूं उसका स्लोप, उसकी ढाल से। यहाँ पर ये मंद ढाल है, मैदान है, और यहाँ पर ये उच्च ढाल है तो ये पर्वत है। तो भू आकृति का दूसरा नाम भी टीचर कभी कभार यूज करता है, इसका दूसरा नाम होता है उच्चावच। ठीक है, तो डरना नहीं है, उच्चावच भी टीचर इसे बोल देता है। अब 2 प्रकार की हमारे यहाँ क्षेत्र होते हैं भू आकृति या उच्चावच के आधार पर। पहला क्षेत्र जो होता है उसको बोलते हैं समतल मैदान, और दूसरा क्षेत्र होता है पर्वतीय क्षेत्र। समतल मैदान जहाँ ढाल बहुत कम होती है, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, ये एक समतल क्षेत्र है। इस समतल क्षेत्र में इंसान बेसिकली इंडस्ट्री लगा सकता है,
इंसान ट्रांसपोर्ट कर सकता है, इंसान एग्रीकल्चर कृषि वगैरह कर सकता है, क्योंकि ये जो मैदान है, ये मैदान इंसान को, मानव को वो अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराता है जहां उद्योग, परिवहन और कृषि का विकास हो सकता है। तो इसीलिए जब यहाँ पर इन चीजों का विकास होगा तो यहाँ अवसर ज्यादा होंगे, रोजगार ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा, तो लोग यहाँ ज्यादा रहेंगे नहीं रहेंगे? ऑब्वियस सी बात है, रहेंगे। तो क्या कहता है, समतल मैदान और मंद ढाल क्षेत्र फसलों का उत्पादन मीन्स कृषि, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं, और लोग वहीं बसने को क्या देते हैं, प्राथमिकता। जैसे हम दिल्ली वाले हैं, हम दिल्ली वाले मनाली, कुल्लू, हम कसोल, मसूरी, हम सिर्फ घूमने जाते हैं, और पहाड़ों पे घूमना ही सुंदर होता है, रहना बहुत बुरा होता है। जैसे हम मैदानों वाले, हम दिल्ली में रहने वाले लोग, जब बारिश आती है हम 2 मिनट में अपनी स्टोरी डाल देते हैं, ओहो भाई क्या नाइस वेदर, में वैसे हम स्टोरी वगैरह डाल देते हैं। लेकिन वहीं पहाड़ों पे अगर बारिश आने होती है ना, तो सबसे ज्यादा डर उनको ही लगता है, क्योंकि पहाड़ पे कब जाकर बारिश आए और कब लैंडस्लाइड हो जाए और किसका बेचारे का बसेरा नीचे रह जाए। तो पहाड़ों को सिर्फ घूमना बड़ा सुंदर होता है, लेकिन रहना बड़ा खतरनाक होता है। अगली बात कहता है, इसीलिए विश्व का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्या बन जाते हैं, क्षेत्र हो जाते हैं समतल मैदान। जैसे भारत के गंगा के मैदान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल, यहाँ देखो बिहार, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। उल्टा कर दो, पर्वतीय क्षेत्र। सर ये पर्वतीय क्षेत्र, ढाल वाले क्षेत्र, क्या आपने कभी किसी पहाड़ों पर, क्या आपने उत्तराखंड में कोई मेट्रो देखी है? क्या आपने वहाँ हाईवेज देखे हैं? क्या वहाँ बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज देखी है? पॉसिबल ही नहीं है सर। आपने बड़े-बड़े खेत देखे हैं? नॉट पॉसिबल। स्टार्टिंग एज में तो पॉसिबल ही नहीं है। वो अलग बात है कि लोग जब बसते जाते हैं तो क्या कहते हैं, पहाड़ों की कटाई शुरू हो जाती है, उन्हें इरोड करने लग जाते हैं, उनका एक तरीके से अपरदन होने लग जाता है, जिस वजह से बाद में कई टाइम बाद जाकर वहाँ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज वगैरह लग सकती है, लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पर वहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। तो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक होते हैं। अवरोधक का मतलब होता है बाधा, बाधा का मतलब बैरियर, बैरियर का मतलब होता है रुकावट। अगला, और प्रारंभ में कृषि और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते, वो नहीं लग सकते, इसीलिए वहां कम जनसंख्या है और विरल जनसंख्या वाले वो बन जाते हैं क्षेत्र। एग्जाम्पल है, यस, एग्जाम्पल है हमारे पास हिमालय का पर्वतीय भाग। हिमालय का पर्वतीय भाग हमारे इंडिया के जो हिमालय पर्वत है, या पाकिस्तान के, इंडिया के, नेपाल के, ये दुनिया के सबसे विरल जनसंख्या वाले पर्वतीय क्षेत्र है। समझ आया आपको? दूसरा से दूसरा क्या पढ़ा हमने, हुआ करती। आइए आगे चलते हैं। तीसरा है जलवायु। सर जलवायु क्या है भाई? क्लाइमेट। जलवायु क्या होती है सर? जलवायु का मतलब होता है किसी भी जगह का औसत तापमान। जैसे मैं आपको बोलता हूँ तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की जलवायु क्या होगी? गर्म, क्योंकि वहां साल भर गर्मी रहती है, इक्वेटर के पास है। ऐसे ही मैं बोलता हूँ कश्मीर, कश्मीर की कोल्ड क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि सर वो एक तो ऑल्टीट्यूड बहुत ऊपर है, उसका हाइट बहुत ऊंची है उसकी, तो इसलिए तापमान वहां कम रहता है, इसलिए वहां ठंड रहती है मोस्ट ऑफ टाइम। अब बात यह है कि जलवायु दो होती है, पहली होती है अनुकूल और दूसरी होती है प्रतिकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु का मतलब ऐसी जलवायु जहां इंसान सुकून से रह सकता है। सर्दी भी पड़ रही है, गर्मी भी पड़ रही है, बारिश भी आती है, इतनी गर्मी भी नहीं है कि इंसान प्यासा मर जाए, इतनी सर्दी भी नहीं है कि इंसान ठिठुर के मर जाए, इतनी बारिश भी नहीं है कि इंसान बह जाए। तो सुविधाजनक जलवायु, तो यहाँ पर सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं जहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और सबसे अच्छी सुविधाजनक वाला जलवायु वाला क्षेत्र दुनिया में अगर कोई है जहां सिर्फ क्लाइमेट की वजह से लोग बसे हुए हैं, तो वो है भूमध्य सागरीय प्रदेश, यूरोप के। थोड़ा सा मैं नमूना बता देता हूँ आपको। तो ये यूरोप और ये अफ्रीका, तो इसके बीच में एक जलाशय है, एक वाटर बॉडी, एक समुद्र है, उसका नाम है हमारे पास भूमध्य सागर। वहां पर जनसंख्या ज्यादा सिर्फ जलवायु की वजह से, और अभी नहीं, इतिहास काल से, मतलब बहुत पास से, पिछले टाइम से। तो कहता है भूमध्य सागरीय प्रदेश जो सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से यहाँ पर बसे हुए हैं। तो ये हमारे पास अनुकूल। अनुकूल का उल्टा कर दो, प्रतिकूल। या तो अति उष्ण, बहुत ही गर्म, या तो अति ठंडे मरुस्थल, बहुत ही ठंडे से लद्दाख डेजर्ट और थार डेजर्ट, यहाँ लोग कम रहते हैं, क्योंकि या तो बहुत सर्दी और या तो बहुत गर्मी। इसलिए ये असामान्य जलवायु मानव बसाहट के लिए क्या है, असुविधाजनक, यहाँ इंसान नहीं रह सकता सर। और इसीलिए यहाँ पर, ओह अधिक, ये गलत हो गया, माय मिस्टेक, माय बैड। यहाँ अधिक नहीं, यहाँ वर्ड यूज करेंगे हम सर, कि यहाँ पाई जाती है कौन सी जनसंख्या, यहाँ पाई जाती है कम जनसंख्या। और जितने भी कम जनसंख्या क्षेत्र होते हैं वो बन जाते हैं विरल जनसंख्या क्षेत्र बन जाते हैं। समझ आइए आपको मेरी बात, क्या बन जाते हैं? विरल जनसंख्या क्षेत्र बन जाते हैं। चलिए
भौतिक में लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास जिसका नाम है मृदाएं। सर मृदाएं, भाई मृदा का मतलब मिट्टी। मिट्टी कहीं उपजाऊ होती है, कहीं अनउपजाऊ। उपजाऊ मिट्टी क्या है, कृषि के काम आती है, और जहां कृषि होगी वहां पर सर रोजगार होगा, लोगों का आजीविका मिलेगी और वहां जनसंख्या ज्यादा होगी। तो जैसे उपजाऊ मृदा कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, उपजाऊ मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, और मृदाएं ही गहन कृषि का क्या बन सकती है, आधार। इसका एग्जाम्पल लिख लेना आप, उदाहरण आप लिख लेना। इसका उदाहरण आप लिखकर चलो भाई, मैं आपको लिखवा देता हूं। उदाहरण लिख लिए, गंगा के जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मृदा। गंगा के कौन से मैदान, जलोढ़ मैदान। अगर आपको पता है गंगा जलोढ़ मैदान कहाँ है, तो भारत में ही, उत्तर भारत में हमारे पास। तो वहां की जनसंख्या, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, वहां पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों है, रीजन वहां क्या है, गंगा के जलोढ़ मैदान। होप आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो पहला कारक है भौतिक कारक, जल, भूआकृति, जलवायु और मृदा। टीचर 3 मार्क्स में 3 नंबर में एक अकेले भौतिक कारक भी पूछ सकता है, जिसमें आपको चारों लिख के आने पड़ेगी। आइए, भौतिक कारक के बाद जनसंख्या को प्रभावित करने में हमारे पास दूसरे कारक का नाम होता है आर्थिक कारक। सर ये आर्थिक कारक क्या होते हैं, आर्थिक कारक मतलब ऐसे कारक जहां पर लोग पैसे की वजह से, रोजगार की वजह से, जीवन यापन की वजह से, जीवन स्तर सुविधाओं की वजह से अपना एरिया या तो छोड़ रहे हैं या किसी एरिया में जाकर बस रहे हैं। तो भौतिक कारक में हमारे पास 4 पॉइंट थे, लेकिन आर्थिक कारक में हमारे पास 3 पॉइंट है। तो आर्थिक कारक में पहला पॉइंट आ गया खनिज। सर खनिज क्या होते हैं, अरे लोहा, अरे तांबा, बॉक्साइट, कोयला, ये खनिज होते हैं। मूल्यवान चट्टानों को ही खनिज कहा जाता है। अब हर जगह खनिज मिलते नहीं है, कुछ कुछ जगह खनिज मिलते हैं। अब खनिज होने से क्या फायदा है, देखो जी, जहां खनिज निकलता है वहां पर पहली बात खनन होती है। खनन अपने आप में एक क्रिया है। माइनिंग करने के लिए जमीन में से जो खनिज निकालने के लिए बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होती है, तो पहली बात। दूसरा, जब खनिज निकलते हैं तो खनिजों का कोई फिक्स, कोई निश्चित आकार नहीं होता, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। और खनिज एक रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे माल होता है, जिस वजह से जो इंडस्ट्रीज होती है, उद्योग होते हैं, वो खनिज निक्षेपों के पास ही लगते हैं। जैसे हमारे इंडिया की पहली हैवी इंडस्ट्री टिस्को, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन। स्टील किससे बनता है, आयरन से, इस्पात, लोहा, लोहे से इस्पात बनता है। तो वही उन्होंने लोहा इस्पात जो अपनी टिस्को आयरन स्टील का जो अपनी कंपनी लगाई, वो झारखंड में क्यों लगाई, क्योंकि सर झारखंड से क्या निकलता है, आयरन निकलता है, लो अयस्क निकलता है, कोयला भी निकलता है। तो जहां कच्चा माल आसानी से प्राप्त होता है वहीं पर इंडस्ट्रीज लगने लग जाती है। तो क्या कहता है कि खनिज निक्षेप जो क्षेत्र होते हैं वहां उद्योगों को आकर्षित करते हैं, जिससे वहां खनन और औद्योगिक क्या बढ़ती है, गतिविधियां। ऑब्वियस सी बात है सर, जहां माइनिंग हो रही होगी वहां पहली बात इंडस्ट्रीज लगेंगी, और माइनिंग के लिए भी लेबर चाहिए होगी, और इंडस्ट्रीज के लिए भी हमें लेबर चाहिए ही होगी। अब उससे क्या होता है, रोजगार उत्पन्न होता है। रोजगार में 2 प्रकार के श्रमिक, इंडस्ट्रीज को चलाने वाले श्रमिक कुशल, और यहाँ पर मेहनत करने वाले श्रमिक अकुशल। वहां पर भी कुशल श्रमिक चाहिए होते हैं। तो कैसा, कुशल और अर्धकुशल, सॉरी मैंने अकुशल बोल दिया, अर्धकुशल श्रमिक इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं, और यहाँ भी जनसंख्या बन जाती है सघन। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। अफ्रीका के अंदर एक जगह है कटंगा जाम्बिया, जहां से निकलता है तांबा। तो वहां की जनसंख्या इसीलिए ज्यादा है, सिर्फ वहां पर खनिज, खनन और औद्योगिक क्रियाएं होती हैं। समझ आई आपको मेरी बात। तो ये पहला था हमारे पास आर्थिक कारक का, जिसका नाम है खनिज। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास आता है औद्योगिकरण। सर औद्योगिकरण का मतलब, औद्योगिकरण तो हमने बचपन से ये सीखा है। औद्योगिक, कहीं भी नाम दिमाग में एक वर्ड आया उद्योग, तो हमारे माइंड में फैक्ट्री चलने लग जाती है, धुआं निकल रहा है। नहीं भाई, लिटरल सेंस में अगर मैं आपको बताऊं, उद्योग का मतलब कोई फैक्ट्री नहीं होता, पर फैक्ट्री भी सही पार्ट है। इंडस्ट्रीज बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और इंडस्ट्रीज का मतलब होता है हमारे पास ग्रुप ऑफ फर्म्स। फर्मों का समूह ही क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ, मैं कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, शाहरुख खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो इंडस्ट्रीज ग्रुप ऑफ फर्म्स, एक ही काम को करने वाली बहुत सारी कंपनियों को ही क्या कहा जाता है, उद्योग। तो जहां पर बहुत सारे उद्योग होते हैं, जैसे परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे के सारे उद्योग जहां पर एक साथ होते हैं, उसी को बोलते हैं औद्योगिकरण। और ऐसा बेसिकली शहरों में होता है। क्या कहता है, औद्योगिक पेटियां, जैसे हमारे इंडिया में औद्योगिकरण कहाँ पर है, मुंबई में, दिल्ली में। कहता है रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं।
और इस वजह से यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है। और इसमें सिर्फ केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते कि आप सोच रहे हो औद्योगिकरण में सिर्फ लेबर ही चाहिए होगी, नहीं भाई, यहाँ पर साथ के साथ क्या चाहिए, बल्कि परिवहन परिचालक जिसे ड्राइवर बोलते हैं, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले होते हैं। तो जिस वजह से यहाँ की जनसंख्या बढ़ जाती है। और इसका एग्जाम्पल है, दुनिया में एक इंडस्ट्रियल रीजन है जापान में, ये कोबे ओसाका। तो कोबे ओसाका प्रदेश जो अपना जापान में पड़ता है, वहां पर इंडस्ट्रीज के होने की वजह से ही जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और इंडस्ट्रीज का मतलब सिर्फ फैक्ट्री नहीं होता, ड्राइवर, टीचर, लॉयर, बैंकर, रिटेल शॉप, दुकानदार, सब उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है जी, चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं इसका, और तीसरे पॉइंट का नाम है नगरीकरण। सर नगरीकरण क्या होता है? नगरीकरण का मतलब होता है शहर का बनना। जैसे दिल्ली पहले शहर छोटा सा हमारे पास शहर था, फिर दिल्ली में गाजियाबाद के कुछ जिले जुड़ गए, कुछ वो यूपी के जिले जुड़ गए, हमारे पास हरियाणा के कुछ जिले जुड़ गए, फिर ऐसे ही राजस्थान के कुछ जिले जुड़ गए, तो दिल्ली का आकार बढ़ के वो एनसीआर बन गया। ऐसे ही वो आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली का आकार क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि दिल्ली में रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। क्या बच्चे पैदा कर रहे हैं? नहीं, वो तो है ही, लेकिन जो बाहर से लोग हैं वो दिल्ली की तरफ आते जा रहे हैं। तो क्या कहता है, जो नगर होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं रोजगार के बेहतर अवसर। बिल्कुल सही बात है सर। एक नहीं गांव में काम सीखता है लेकिन दुकान शहर में खोल लेता है। आप अपने आसपास के लोकल दर्जी के पास जाओ, दर्जी है, उनसे देखना, मोस्ट ऑफ दर्जियों ने काम गांव में सीखा होगा। सारी की सारी यूपी बिहार की जो मेनली लेबर वर्कर्स है, वो सारे कहाँ से, गाँव से काम सीख के आते हैं और दिल्ली में काम करते हैं और शहरों में। तो कहता है शैक्षिक, किसी बच्चे ने सपना देखा यूपीएससी करने गांव में, लेकिन शहर में आकर तैयारी करेगा उसकी। अगला होता है चिकित्सा संबंधी सुविधाएं, बीमारी गांव में हुई लेकिन इलाज कहाँ होगा? शहर में होगा। सुविधाओं का और परिवहन और संचार के बेहतर साधन, अच्छी नागरिक सुविधाएं और नगरीय जीवन को आकर्षण करने से नगरों की ओर क्या करता है? खींचता है। जिस वजह से लोग अपना गांव देहात छोड़कर कहाँ की तरफ प्रवास करने लग जाते हैं? शहर की तरफ प्रवास करते हैं। तो कहता है ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर क्या होता है? प्रवास। और नगरों का आकार बढ़ जाता है। और विश्व के विराट नगर, विराट का मतलब होता है बड़े बड़े नगर, कहता है प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते हैं, जिस वजह से नगरों का आकार बढ़ जाता है। इसलिए मेनली ज्यादा जनसंख्या जो देखने को मिलती है वो शहरों में देखने को मिलती है, क्योंकि लोग गांव छोड़ के कहाँ जाते हैं? शहर आ जाते हैं। चलिए, ये दो कारक मेन थे, भौतिक और आर्थिक। अब लास्ट कारक है जिसका नाम है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ये जनसंख्या को बहुत प्रभावित करते हैं, लेकिन करते तो हैं। तो सामाजिक धार्मिक कारक में पहला आता है धर्म। कभी कभार क्या होता है, लोग उन क्षेत्रों को छोड़ देते हैं जहां उनके धर्म के लोग कम है और उन क्षेत्रों में रहने लग जाते हैं जहां उनके धर्म के लोग ज्यादा है। तो कहता है कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, ऐसे अजमेर, तो धार्मिक, ऐसे अमृतसर, ये धार्मिक कारकों की वजह से लोगों को आकर्षित करते हैं। कभी कभी लोग उन एरियाओं में छोड़ देते हैं जहां पर लोग आपस में दंगे कर रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, लोगों के पास शांति नहीं है, सरकारें सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो जब राजनीतिक और सामाजिक अशांति होगी, लोग उन एरियाओं को छोड़ देते हैं। तो कहता है लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक क्या है? अशांति। जैसे हमारे इंडिया के अंदर देखे, आए दिन हमारे इंडिया में का लड़ाई चलती रहती है, कभी हिंदू मुस्लिम को लेकर, कभी जात पात को लेकर, कभी फलाना ढिमकाना, ये लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। अब आपको पता है, जो एक अच्छा सिविल सोसाइटी में रहने वाला इंसान है, वो इंसान कभी भी इन चीजों के साथ टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपना घर चलाना है, काम करना है, फैमिली के साथ आराम करना है, वो शांति से रहना चाहता है। तो इंडिया में जितने भी ज्यादा ये दंगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो धर्म के नाम पर, मेनली आजकल ये चल रहा है, धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा दंगे इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो जितने भी ये दंगे देहात हो रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, ये जो लोग कर रहे हैं उनकी सेल्फ ईगो सेटिस्फाई हो रही है, उनके पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तो पूरे हो ही रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपको पता है हर साल इंडिया में से 1.5 लाख लोग, कम से कम मोटा मोटा डाटा बता रहा हूँ, 1.5 लाख लोग परमानेंटली इंडिया छोड़ देते हैं। अब इमेजिन करिए, कोई इंडिया परमानेंटली छोड़कर किसी दूसरे देश में सेटल हो रहा है, क्या वो लोकल पर्सन होगा? कोई, क्या वो हम जैसा कोई होगा गरीब इंसान? नहीं ना, वो तो कोई बड़ा इंसान होगा, कोई बड़ा एसेट होगा। अब ऐसे ही अगर हर साल ये 1.5 लाख करके लोग जाते गए, तो कौन रह जाएगी? ये अनपढ़ गंवार जनता रह जाएगी, जो आपस में लड़ लड़ के मर जाएगी। फिर जब ये लड़ लड़ के मरेंगे, इन्हें इलाज की जरूरत होगी और डॉक्टर को फोन मिलाया जाएगा कि डॉक्टर का इलाज चाहिए, तो वो कहेंगे डॉक्टर तो जी है नहीं, वो तो चले गए इंडिया छोड़ के। अब पढ़ाई करने के लिए टीचर उठेंगे, जी वो तो है नहीं, वो तो इंडिया छोड़ के चले गए। जी लॉयर तो है नहीं, वो तो इंडिया छोड़ के चले गए। इंजीनियर तो है नहीं, इंडिया छोड़ कर चले गए।
आज भी हमारे इंडिया के अंदर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने में, चाहे वो डैम हो, चाहे कंस्ट्रक्शंस हो, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो वीएफएक्स हो, ये सब बनाने में हम बाहर से फॉरेन सर्विसेज लेते हैं और उन फॉरेन सर्विसेज को देने वाले लोगों में हमारे इंडिया का ही स्टाफ होता है। तो इसका मतलब क्या है? लोग इंडिया छोड़कर दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे हैं। समझे? तो आज नहीं, ये आगे जाकर असर पता लगेगा। अगली बात, कभी-कभार गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसीज़ बनाती है कि लोग उन एरियाओं को छोड़ दें, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और उन एरियाओं में जाकर बस जाएँ, जहाँ पर लोग कम हैं। तो देखो, सरकार लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए भी क्या करती है? प्रोत्साहन। जैसे सेंट्रल दिल्ली में घर लोगे तो महँगा है, लेकिन इसके आउटस्कर्ट में घर लोगे तो आपको बहुत सस्ता। नजफगढ़ में आपको सस्ती ज़मीन मिलेगी, आपको नोएडा के आस-पास गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, यहाँ ज़मीन आपको सस्ती मिलेगी। आप ओखला कह रहा हूँ, सॉरी, क्या नाम है उसका, कोई जगह है मेरे ध्यान नहीं आ रही, वज़ीराबाद चले जाओ, इन जगहों पर जाओ, आपको ज़मीन सस्ती मिलेगी। तो ये कुछ कारक हैं जिनकी वज़ह से हमारी पॉपुलेशन क्या कहते हैं, अफ़ेक्ट होती है, आई एम सॉरी, जनसंख्या वितरण प्रभावित होती है। ठीक है जी? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई डाउट हो तो मुझसे डायरेक्ट पूछें। इसको जितना ही मैंने पढ़ाया है, इसको लिखें, इसकी पीपीटी चाहिए तो मैं डायरेक्टली आपको सेंड करूँगा, मुझे इंस्टा या व्हाट्सएप कर दें, मेरा नंबर मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है जी? मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना करें अगर नए हैं। इस वीडियो को, लिंक को अपने स्कूल ग्रुप तक पहुँचाओ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय जियो एंड जय हिंद।